देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेडियो आइसोटोप। आर्टिफिशियली क्रिएटेड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आर कॉल्ड रेडियो आइसोटोप। मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो पहले से रेडियो एक्टिव नहीं थे, आपने उनको रेडियो एक्टिव किसी तरह से बनाया है। तो ये जो आपने खुद से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट बनाए हो तो उनको हम रेडियो आइसोटोप कहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं आइसोटोप को रेडियो आइसोटोप से। तो आइसोटोप और रेडियो आइसोटोप में आपस में कोई रिलेशन नहीं है। नाम एक जैसे लगते हैं लेकिन इसमें कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो अब बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन की कैसे बनाया जाता है। द स्टेबल एंड नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कैन बी कन्वर्टेड और चेंज इनटू रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बाय बम्बार्डिंग देम विद प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और अल्फा पार्टिकल। मतलब आपके पास कोई स्टेबल एलिमेंट है, आप उसको रेडियो आइसोटोप बनाना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, या तो उसके ऊपर प्रोटॉन की बम्बार्डमेंट करवा दो, या न्यूट्रॉन उसके ऊपर फेंक दो, या उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिरा दो। अगर तो वो उनको अब्जॉर्ब कर लेता है या उसका कुछ हिस्सा अब्जॉर्ब कर लेता है तो वो बन जाता है रेडियो आइसोटोप। तो हम इस एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास तो सोडियम 23/11 वो स्टेबल होता है। अगर इसके ऊपर न्यूट्रॉन स्लो मूविंग बम्बार्ड करवाया जाए तो वो स्लो मूविंग न्यूट्रॉन जो इसके ऊपर आ गिरता है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो उसको अब्जॉर्ब कर लेता है तो बन जाता है सोडियम 24/11। आप देख सकते हैं उसका एटॉमिक मास 1 गुना बढ़ गया है। तो जब एटॉमिक मास 1 गुना बढ़ जाए तो ये इस वजह से ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप बन जाता है या रेडियो आइसोटोप बन जाता है, और आप देखेंगे इसमें से गैमा रे निकल रही है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्यूमिनियम 27/13। अगर आप इसके ऊपर हीलियम का अल्फा पार्टिकल गिराएं, यानी कि जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स ना हो, अल्फा पार्टिकल वही होता है हीलियम का न्यूक्लियस, तो आप देखोगे हीलियम का एटॉमिक मास 4 है, एटॉमिक नंबर 2 है। मतलब इसके पास 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। तो 2 प्रोटॉन तो इसने अब्जॉर्ब कर लिया, एटॉमिक नंबर हो गया 15। मगर 2 न्यूट्रॉन में से इसने एक अब्जॉर्ब किया। ये बात हमें कैसे पता चली? अगर 4 अब्जॉर्ब करता तो ऊपर बन जाता 31, लेकिन ये बना है 30। तो मतलब एक न्यूट्रॉन इसने अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं किया, तो वो न्यूट्रॉन बाहर चला जाता है। इसका मतलब है ये जो रिएक्शन है ये न्यूट्रॉन का सोर्स है। मतलब अगर अब आपने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करवाने हैं तो एल्यूमिनियम के ऊपर आप हीलियम के एटम फेंकें, हीलियम का न्यूक्लियाई फेंकें, तो उसमें से क्या निकलेगा? न्यूट्रॉन। अब ये जो हमने रेडियो आइसोटोप प्रोड्यूस करवाए हैं इनके काफ़ी सारे यूजेज हैं, हम उनको बारी बारी स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेसर्स। ट्रेसर्स को समझाने के लिए मैं आपको आटे में नमक की एग्जांपल दूंगा। तो आटे में जब हम नमक डालते हैं वो बेसिकली ट्रेसर होता है, मतलब वो थोड़ी सी क्वांटिटी होती है। तो रेडियो एक्टिव ट्रेसर भी क्या होते हैं कि अगर किसी केमिकल कंपाउंड में थोड़ा सा रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दिया जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रेसर। तो ये मेडिकल फील्ड में भी, इंडस्ट्री में भी और एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर में किस तरह से यूज़ होता है। फर्ज करें मैंने ये देखना है कि मेरा जो प्लांट है वो फॉस्फोरस कितनी खाता है, उसमें कितनी फॉस्फोरस खाद डालें। आपको पता है कि पौधे को जो बुनियादी अज्जा चाहिए होते हैं उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम होता है, NPK। तो क्या किया जाता है कि फ़र्ज़ कर लें अभी फॉस्फोरस को टेस्ट किया जा रहा है, तो उस प्लांट का मतलब एक पोर्शन, एक पौधा लिया जाएगा किसी ख़ास जगह पे, एक गमले वगैरह में, और उसमें गमले के अंदर जो मिट्टी है उसमें फॉस्फोरस 32 डाल दिया जाएगा। फॉस्फोरस 32 फॉस्फोरस का आइसोटोप है। अब प्लांट को तो नहीं पता कि ये आइसोटोप है कि क्या है, लेकिन वो उसको वैसे ही समझ के अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। अब जब प्लांट उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली प्लांट में से क्या निकलेगी? रेडिएशन। आप उस रेडिएशन को डिटेक्ट कर लोगे और उससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि प्लांट ने कितनी फॉस्फोरस अब्जॉर्ब की है। अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब की होगी तो रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी, कम अब्जॉर्ब की तो रेडिएशन कम निकलेगी। तो ये फ़र्क इस तरह से हमें पता चलता है कि फ़र्ज़ कर लें कि इस पौधे ने 1 ग्राम खाई है फॉस्फोरस, तो आपने एक खेत में 1000 पौधा लगाना है तो ऑब्वियसली आप 1000 ग्राम डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा खाद डालना भी ख़तरनाक होता है और कम खाद डालने से भी नुकसान होता है। तो इसलिए कोशिश करते हैं कि ना ज़्यादा डाली जाए ना कम डाली जाए। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं उसका हिसाब किताब है कितनी, मतलब एक प्लांट को चाहिए तो बाकी में कितनी चाहिए होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में कैंसरस से रिलेटेड ज़्यादातर ये रेडियो आइसोटॉप्स यूज़ होते हैं बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, रेडियो आयोडीन 131, आपने सुना होगा कि आपके जो गले होते हैं उसमें आयोडीन अब्जॉर्ब हो जाती है। तो उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए आयोडीन 131 आइसोटोप बनाया जाता है, वो इंसर्ट किया जाता है बॉडी के अंदर इंजेक्शन से या किसी और तरीके से। तो अगर तो वहाँ पर जो गले बढ़ रहे हैं, गोइटर्स बन रहे हैं, तो वो ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेंगे। फिर उसको डिटेक्ट किया जाता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं अब्जॉर्ब कर ली। अगर नॉर्मल अब्जॉर्ब किए होते तो नॉर्मल एमिट भी करते हैं, अगर ज़्यादा अब्जॉर्ब किए होते तो ज़्यादा एमिट भी करते हैं। इस तरह से हमें उसका मतलब पता चल जाता है कि उसकी वर्किंग सही हो रही है और वो ग्रोथ सही हो रही है कि नहीं हो रही।
फॉस्फोरस 32 बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डायग्नोसिस के लिए, ब्रेन ट्यूमर के लिए। अगेन इंजेक्शन लगाया जाता है और फिर सेंस किया जाता है कि कहाँ पे ज़्यादा अब्जॉर्ब की है। जो ट्यूमर पार्ट होता है वो ज़्यादा अब्जॉर्ब करता है, इसलिए वो ज़्यादा ग्लो करता है ड्यूरिंग ट्रैकिंग। याद रखिए कि ये जो थेरेपी होती है जिसमें रेडियो एक्टिव आइसोटोप इस्तेमाल किया जाता है, इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कैंसर के मरीज़ अक्सर गंजे हो जाते हैं, वो इसी वजह से होते हैं ड्यूरिंग थेरेपी। फिर आपने देखा होगा कि उनकी किडनी ज़ाया हो जाती हैं, तो वो भी अगेन इसी वजह से होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से निकलने वाले रेडिएशन को कैंसरस सेल्स के ऊपर फायर किया जाता है, उससे बाकी बॉडी मतलब बचा ली जाती है। सिर्फ कैंसरस सेल पर जब रेडिएशन को बम्बार्ड किया जाता है तो कैंसरस सेल या मैलिग्नेंट ट्यूमर उसको जल जाते हैं उसको ज़्यादा एब्जॉर्ब करने से। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडस्ट्री में रेडियो आइसोटोप्स का क्या यूज़ है। अब इंडस्ट्री में अगर हमारे पास कोई बहुत बड़ी अंडरग्राउंडिंग पाइपिंग है और हम उसको सेंस नहीं कर सकते कहीं से लीकेज है कि नहीं, तो उस पाइप के अंदर जो केमिकल में जो उसके साथ थोड़ा सा रेडियो आइसोटोप मिला के डाल दिया जाता है और फिर बाहर से ट्रेस कर लिया जाता है। अगर कहीं से लीकेज होती है तो बाहर रेडिएशन बाहर आ जाती है, तो वहाँ से हमें लीकेज का पता चल जाता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं कार्बन डेटिंग। आपने नेशनल ज्योग्राफी तो ज़रूर देखा होगा। नेशनल ज्योग्राफी पे आपने सुना होगा कि 4000 साल पुराने डायनासोर के फॉसिल मिले हैं। वो ये एज कैसे निकालते हैं? वो ये एज निकालते हैं कार्बन डेटिंग से। तो हम देखते हैं कार्बन डेटिंग क्या होता है। एज ऑफ डेड ह्यूमन, एनिमल और प्लांट्स कैन बी फाउंड बाय कंपेयरिंग अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव कार्बन 14 इन डेड एंड लाइव ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा जो मिसिंग है। मेरे ख्याल नहीं है कोई चीज़ मिसिंग। ओके, फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास एक कार्बन 14 है। चले पहले ज़रा इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव कार्बन का आइसोटोप है। इसकी हाफ लाइफ होती है 5730 साल। इस बात का क्या मतलब है? अगर मेरे पास 1 kg कार्बन 14 है तो 5730 साल बाद वो 500 ग्राम रह जाएगी। अगर मेरे पास 1000 ग्राम कार्बन 14 है तो 5730 साल बाद वो 500 ग्राम रह जाएगी, आधी रह जाएगी, बिकॉज इसकी हाफ लाइफ है 5730 साल। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि कार्बन 14 कैसे एज बनाती है, ये बात सुन लें। कार्बन 14 एटमॉस्फेयर में बनती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन गैस, जिसमें कन्वर्ट होती है कार्बन 14 में। अच्छा, अब होता क्या है, फर्ज कर लें कि एक ट्री था, कोई सैंपल मिला है, चलें किसी डायनासोर का फॉसिल मिला है, और डायनासोर के फॉसिल में जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कार्बन की मिकदार निकाली। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन की मिकदार होती है 10 ग्राम। लिविंग एक डायनासोर में कार्बन की मिकदार होती है 10 ग्राम। लेकिन वो जो डायनासोर मिला है उसमें उधर से उन्होंने अंदाज़ा लगाया उसके फॉसिल से कि इसकी पूरी बॉडी में कार्बन की मिकदार रह गई है 5 ग्राम। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की मिकदार आधी रह गई है। तो वो जो डायनासोर के फॉसिल मिले हैं वो कितने पुराने हैं? 5730 साल। अब आपके जहन में यकीनन ये सवाल आएगा कि फॉसिल तो कोई पूरा जानवर नहीं होता, बिल्कुल एक छोटा सा पार्ट होता है। तो बेसिकली अब ऐसी टेक्निक्स हैं, जैसे कि आपको देखा होगा कि आपके घरों में कोई जब शुगर मेजर करता है तो वो सारा ब्लड नहीं बाहर निकाल लेते हैं, बल्कि खून के एक कतरे से ही मेजर कर लेते हैं कि ब्लड शुगर कितनी है। बिल्कुल इसी तरह हमें मतलब पूरी डायनासोर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उसका फॉसिल का कुछ हिस्सा भी, नाखून के बराबर भी हिस्सा भी, अगर हम वहाँ से निकाल लें कि इसके अंदर कितनी कार्बन 14 रह गई है, तो हम पूरी बॉडी की कार्बन 14 को एस्टिमेट लगा सकते हैं। होता यूँ है कि जब तक इंसान या पौधे या जानवर ज़िंदा रहते हैं तो वो कार्बन 14 उनके अंदर बार बार भरती रहती है, मतलब वो सांस लेते रहते हैं। कुछ ज़ाया हो जाती है, कुछ दोबारा रिप्लेनिश होती है। लेकिन जब सांस लेना बंद कर देते हैं, मतलब मर जाते हैं, तो फिर कार्बन 14 रिप्लेनिश नहीं होती। और इस तरह से कि कितनी अमाउंट बाकी बच गई है कार्बन 14 की, हम उसकी जो उसकी ज़िंदगी है कि मरे हुए कितने साल हो गए वो निकाल सकते हैं। अब आपके जहन में ख्याल आता होगा, चलो ये तो हो गया ज़िंदा चीज़ों के बारे में, तो वो जो पत्थर होते हैं उनके बारे में वो कैसे कहते हैं कि भाई कितनी साल पुरानी चट्टानें हैं। तो एज ऑफ जियोलॉजिकल स्पेसिमेन निकालने के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड है वो है पोटेशियम 40। अगर किसी एलिमेंट किसी में पोटेशियम 40 की मिकदार ज़्यादा है तो वो नया मटेरियल है, मतलब उसको ये स्टैंडर्ड है पोटेशियम 40 की मिकदार कि इतनी होगी तो इतने साल पुराना है, इतनी होगी तो इतने साल पुराना है। पोटेशियम 40 कन्वर्ट होता है आर्गन 40 में, और अगर किसी में आर्गन 40 बहुत ज़्यादा है तो मतलब इसका मतलब ये है कि वो जो चट्टान है वो बहुत पुरानी है या वो पत्थर बहुत पुराना है।
आर्गन 40 की हाफ लाइफ होती है 2.4 है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ये आर्गन 40 काफ़ी स्टेबल है, ये मज़ीद किसी और चीज़ में कन्वर्ट होने में बहुत साल लेगा। So dear students, thank you very much for watching this lecture. Please do not forget to like and share this video and subscribe my channel.